हाँ, so we will move on to the scientist part. कि बहुत लोग ऐसे सोचते कि अरे साइंटिस्ट है, तो ऐसा नहीं है. इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, नीट एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है पर्टिकुलरली मैं आपको बताती हूँ. अर्नस्ट मेयर के लिए एकदम टू द पॉइंट आ जाता है. बेसिकली ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, कैम्पटन जर्मनी, दिस इज समथिंग आई फाइंड इम्पोर्टेंट. ओके, कैम्पटन जर्मनी, वेयर ही वाज बोर्न, कैम्पटन जर्मनी. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. उसके बाद अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी एमरिटस. ये टाइटल है, बस अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि हाँ ठीक है एक बार गो थ्रू कर लिया तो ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है एमसीक्यू में. एंड उसके बाद ये करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज इन्होंने दिया था. उसके बाद ट्रिपल क्राउन, और ट्रिपल क्राउन ठीक है. तो मैं बेसिकली एक चीज समराइज करके आपको बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनको D20 आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे T20 याद रखते हो वैसे D20 याद रख सकते हो. फिर ट्रिपल क्राउन का मतलब अगर मैं पीछे जाऊं एक बार, सॉरी रेजर, हाँ, तो ट्रिपल क्राउन का मतलब 3C. 3C में क्या है, BIC. मैं पर्सनली आपको बोलूंगी देयर इज नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग द डेट्स, यू विल ओनली मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई टेल यू टू रिमेम्बर द ऑर्डर. BIC एक एक्रोनिम टाइप है, ऐसे अगर आप बना के पढ़ते हो तो रिविजन के टाइम में बहुत हेल्प होता है. तो आप क्या याद रखेंगे कि जर्मनी में ये बॉर्न हुए थे. फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. एंड उसके बाद यू विल रिमेंबर कि इन्होंने ट्रिपल क्राउन किया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. वो ट्रिपल क्राउन में कौन से प्राइज आते हैं, बल्जान इंटरनेशनल प्राइज और क्राफुड प्राइज. इसका आप ऑर्डर याद रखोगे कि इस ऑर्डर में इनको ये प्राइज मिले थे, 3 प्राइज मिले थे, तो ट्रिपल क्राउन. ठीक है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. उसके बाद आप ये भी याद रखोगे कि ही पायोनियर्ड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज. ठीक है, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था. तो टोटल मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, उसमें से 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है. पहला पॉइंट कब बॉर्न, जर्मनी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स इम्पोर्टेंट. ओके, second most important point is he's known as the Darwin of the 20th century. third is एक टाइटल दिया था zoology emeritus का. fourth point is 3 प्राइज मिले थे. fourth point is इन्होंने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज दिया था और वो अभी भी it is still in use. The definition which he gave, it is still being used. Then लास्ट पॉइंट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, उसमें से बल्जान प्राइज एक मिला था, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था, फिर क्राफूड प्राइज मिला था. इसका ऑर्डर आप याद रखेंगे, BIC का मतलब वी ऑल नो, बल्जान, इंटरनेशनल प्राइज, क्राफूड प्राइज. तो ट्रिपल क्राउन हो गया 3C. एंड ही वाज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, D20. अब ये सब याद रखने के बाद इफ यू फॉरगेट the man's name, then it will be a very funny, silly error, and you should not do that. ठीक है, अर्नस्ट मेयर इनका नाम है, इनको याद रखना है. ये सब जो डिटेल हम पढ़ रहे हैं, at the end you need to remember who is it for ना. तो अर्नस्ट मेयर is his name and you will not forget this, अर्नस्ट मेयर, because he is a very important figure in biology. तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं इनको. ट्रिपल क्राउन मिला था, बायोलॉजिकल स्पीशीज का करंट डेफिनेशन दिया था, जर्मनी में बॉर्न हुआ था, और एक टाइटल दिया था. तो मेरे साथ ही आप ऐसे पेज वाइज अगर पढ़ रहे हो, पहला रीडिंग दे रहे हो, तो आप ऐसे रट भी लो, मतलब याद रखो. ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, वैसे आप अपने नोटबुक में भी लिखना है. डू नॉट फॉरगेट दैट व्हेन यू आर गिविंग योर फर्स्ट रीडिंग यू विल हैव अ नोटबुक साइड बाय साइड जहां आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, स्टेटमेंट लिखो या पॉइंट्स लिखो, दैट इज अप टू यू. whatever you write you should be able to understand. ठीक है, you are not going to teach anyone, you need to teach yourself. You should be able to understand, that is the whole point of this. Okay, now we will move on to the next part. ये पेज हो गया, बिग पार्ट ऑफ इट इज डन.
दैट्स अ गुड थिंग ना, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज से हमारा सब स्टार्ट होता है, मेन थिंग। सारे जो डिटेल आंसर राइटिंग होगा यहीं से शुरू होगा। तो लिविंग वर्ल्ड जो है, मैंने क्या कर दिया है, दीदी ने सारे मार्किंग्स ऑलरेडी करके रखे हैं, मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी है, लाइक टाइप भी किया है क्या इम्पोर्टेंट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है स्पेशली रिविजन के टाइम पे। तो चलो, लिविंग वर्ल्ड में देखो, एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे छुपा रुस्तम टाइप है, मतलब उसके अंदर बहुत हल्के में लिखा होगा कुछ एक दो लाइंस, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नहीं, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कंपटीशन है, ठीक है, बोर्ड बोलो या नीट बोलो, तो उसमें वो लोग ऐसे सिंपल वर्ड्स को भी घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछते हैं और बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो लिविंग वर्ल्ड का जो मैंने पहला पैरा है उसमें द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन, एंड तो बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। एक टेक्निकल होता है, ओके, दैट सीक्स आंसर टू लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, और दूसरा होता है तुम्हारा फिलोसॉफिकल। दूसरा क्या होता है, फिलोसॉफिकल वाला पूछता है कि बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फिलोसफी का मतलब क्या होता है कि ज्यादा बकबक करना कि अरे इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो साइंटिस्ट होने के नाते सबसे चैलेंजिंग जो चीज है इज आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल जो कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग होता है, एंड द सेकेंड वन इज फिलोसॉफिकल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। दिस इज this is a pretty straightforward question. So as scientist, our attempt should be to reflect on what is living. Okay, good. Now this part we have done. Okay, so just a second, मुझे पॉइंटर ढूंढना था, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, we'll just move ahead. I think I'll get a pointer from here now. एक मिनट, I will try to find out a pointer. अच्छा छोड़ो, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये एक हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8। ये बहुत बार वो लोग घुमा के देते हैं, 17 to 18 लाख। इसका मतलब ये है, हमारे भाषा में, हमारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन इज नथिंग बट 17 to 18 lakh. This is the number of species that are known and that are described. Okay, so this can be asked in your MCQ. थोड़ा डिफरेंट पॉइंट में ये मिल गया, चलो पॉइंट। तो 17 to 18 लाख ऐसे आप याद रखोगे। ओके, अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो biodiversity, this word that is used is basically for what? It refers to the number and the type of organisms that are present on earth. एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर कंटिन्यूसली ऐसे वो चेंज होता रहता है, जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैरायटी, टाइप, नंबर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उसके बाद आई वुड से अगला पैरा क्या बोलता है, अगला पैरा ये बोलता है कि व्हाट इज योर, ये क्या हो गया, naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसका पहला चीज पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑफ कोर्स दे सेलिब्रेट, आफ्टर दैट नामकरण, नाम देना, एक आइडेंटिफिकेशन का टैग लगाना, तो नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए
हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही लिखा है, ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो दो टर्म्स आप याद रखेंगे, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, एक नाम देना ताकि वो एक ही नाम से जाना जाए बाय एवरीवन। ऑफ कोर्स हम पेट नेम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, पेट नेम बोल के साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, एक ही नाम होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज नोन बाय दैट वन नेम, ठीक है। तो नामकरण के टाइम पे आपको आपका नाम दिया जाता है जिससे जिससे आप क्लास में जाने जाते हो। पेट नेम से तो ऑब्वियसली कोई क्लास में नहीं बुलाएगा आपको, है ना। तो नॉमेनक्लेचर इज नामकरण, एक सिंगल नेम बाय विच द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइडेंटिफिकेशन यानी उस नाम से उसका पहचान बने एंड ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आप फोकस करोगे दो ऑर्गेनाइजेशंस पे जो इंटरनेशनल है, ICBN एंड ICZN। ICBN is basically International Code for Botanical Nomenclature and ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. So these two are the international organizations. कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, आपको ये फुल फॉर्म दिया जाता है और शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, या आपके बोर्ड में भी ऐसे लिख देंगे कि एक शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, उसका पूरा आपको नाम लिखना है। तो ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, डू नॉट फॉरगेट। तो द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर that each organism has only one name, एक ही नाम से, जो मैंने आपको बताया, एक ही नाम से पहचान, ओनली वन नेम, एक नाम से पहचान होगा, वन नेम। उसके बाद सेम नेम होना चाहिए, नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली एक नाम से पहचान हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोन बाय ओनली वन नेम, एंड दैट वन नेम इट शुड बी not used for any other organism, only unique to that organism, ठीक है। Now हर एक scientific name में there are always two components. These two components क्या है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एक नाम में फर्स्ट नेम होता है एंड सर्ड नेम होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम साइंस में जेनेरिक नेम है और जो सर्ड नेम है वो साइंस में स्पेसिफिक एपिथेट है। अब हम दो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो दिस सिस्टम ऑफ यूजिंग द टू कंपोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस इज येट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, binomial nomenclature. This system of using two components to name an organism is called binomial nomenclature. And this system was given by whom? This was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. You will not forget the name of the scientist whatsoever because it's very important कि हर एक चैप्टर में जैसे साइंटिस्ट के नाम आते जाए आपको नाम याद रखना ही है। You cannot forget that at all. Okay. You need to remember. Carolus Linnaeus is his name. Binomial nomenclature. तो आप यहाँ क्या याद रखोगे, binomial nomenclature के बारे में आप याद रखोगे। किसने दिया था? Carolus Linnaeus ने दिया था, ठीक है। और binomial nomenclature का मतलब दो components यानी एक generic name और एक specific epithet, two word format। तो मैंने जैसे पेज के साइड पे ये सब लिखा है, सॉरी मैंने पेज के साइड पे क्या लिखा है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कैरोलस लिनायस। दिस इज समथिंग यू विल नॉट फॉरगेट। अब फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम के रूल्स होते हैं यूनिवर्सली जो फॉलो होता है, क्या है वो, ये जो पॉइंट में लिखा है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली हमेशा इन लैटिन एंड दे आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स। मैं हाईलाइट करना भूल गया, पर ये इटैलिक्स याद रखोगे और लैटिन याद रखोगे। तो हमेशा लैटिन में लिखा जाता है एंड इटैलिक्स का मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होगा, वो आपको देख के समझ आएगा। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ड represents genus, second word represents specific epithet। इसको लिखने का भी तरीका होता है। जो जीनस है यानी जो फर्स्ट तुम्हारा कंपोनेंट है ऑफ द नेम, इसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं,
पहला जो लेटर होता है, और जो स्पीशीज का होता है, जो सेकेंड कंपोनेंट है, उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। सो जीनस कैपिटल में लिखते हैं, स्पीशीज जो है हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर में लिखता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होता है एंड इटैलिक्स में लिखा जाता है। ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट। फिर बारी आती है अगले पेज की। देखो मैंने जो बोला था, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट हियर स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। एक पॉइंट ऊपर जो हमने मिस कर लिया है वो क्या बोलता है, चलो बताती है दीदी। ओके, जब हैंड रिटन हो तब सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड जब वो इटैलिक्स में। तो ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली हैंड रिटन नहीं है, प्रिंटेड है, इसलिए आप देखोगे ये जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ जो दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका का, क्या लिखा है इसमें, ये थोड़ा सा आप अगर देखोगे इट इज अ लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू द दिस थिंग, कंपेयर टू योर करेंट टेक्स्ट, थोड़ा सा टिल्टेड है बिकॉज दिस इज रिटन इन इटैलिक्स, इट इज रिटन इन इटैलिक्स। ये प्रिंटेड है तो इसलिए इसको इटैलिक्स में लिखा गया है। एक सेकेंड, सॉरी, प्रिंटेड है तो इसलिए इसको इटैलिक्स में लिखा गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नाउ आई वांट यू टू राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो अगर मैं पेपर पे लिखती मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, सपोज मैंने पेपर पे लिखा है तो मैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी पेपर में लिखने के टाइम पे, जो आप एग्जाम के टाइम पे करोगे, ठीक है। नीट तो ऑब्वियसली प्रिंटेड पेपर रहेगा तो उसमें ऑप्शंस में पता चल जाएगा इटैलिक्स में तो ये नाम होगा, पर बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से, जब आप खुद से लिखते हो तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। तो यही पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से देख लोगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल रूल्स क्या है ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम, तो आपको डिटेल में ये 4 लिखना है। एंड व्हेनेवर इट इज दैट यू आर फ्रेमिंग एन आंसर फॉर बोर्ड्स, यू हैव टू ऑलवेज एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आप दोगे, जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल दिया गया है, आप यही यूज करके एक्सप्लेन करोगे कौन से पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पल से आपका आंसर शुरू कर सकते हो एंड देन यू कैन गो ऑन एक्सप्लेनिंग। ऑलराइट, you can start with Mangifera indica as your example and then point wise you can explain it using that example. Moving on to your next पेज, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है, बेसिकली नेम ऑफ ऑथर, जब ऑथर आए इट विल अपीयर, सॉरी हाँ, आपका नेम ऑफ ऑथर विल अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उसमें आप देखोगे कि जो लिन जो वर्ड है ना, ये नॉर्मल लिखा है, लाइक नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा है। और जब भी आप ऑथर का नाम लिखते हो वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होता है, तो जेनेरिक नेम फिर स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद ऑथर का नाम आएगा। ऑथर का नाम नॉर्मल लिखोगे, इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया जाता अगर प्रिंटेड फॉर्म में बताओ। और अगर आप जब लिखते हो, जैसे मैंने बताया था आपको अंडरलाइन करना है, ऑथर के नाम के साथ कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही आप रख दोगे। जस्ट द ओनली थिंग इज कि जो साइंटिस्ट का नाम है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ लिखा है इट इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, इट इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा होगा, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा होगा। और ये जो अपने आप जो लिन देख रहे हो, देखो एकदम नॉर्मली लिखा है लिन। लिखते वक्त
आपको मैंगिफेरा और इंडिका, सपोज मैंने आप अज्यूम करो मैं लिख रही हूँ तो इसको अंडरलाइन करना है, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है लिन को। इसका बस एल जो है ऑथर का स्टार्टिंग का जो इनिशियल ना है लेटर वो कैपिटल में आएगा, बाकी सब सेम। इसका मतलब मैंगिफेरा इंडिका ये नाम कैरोलस लिनायस ने दिया था, तो उनका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है लिन, नॉट लिनायस। मोस्टली आपको और कोई चीज नहीं पूछा जाएगा बिकॉज एनसीईआरटी ने बस मैंगिफेरा इंडिका लिन का ही एग्जाम्पल दिया है विथ ऑथर ने, दूसरा कुछ नहीं दिया है। बट आपके स्कूल में आपके अगर कोचिंग में कुछ बता रहे हैं तो बस आप लिख लेना रेफरेंस के लिए, फोकस आपको मैंगिफेरा इंडिका लिन पे ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है उसके साथ खेलना नहीं है, इसको अच्छे से करना है। लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे एनसीईआरटी देख लेना, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे बाप रे इतना सारा चीज है तो कैसे क्या करें, एनसीईआरटी वाला देखना है बस, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो अगला टर्म दिख रहा है आपको, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल यूज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, जब सपोज पीई क्लास के लिए हम जाते हैं तो जो टीचर्स है दे विल सेपरेट द क्लास बेस्ड ऑन, दे विल मेक अ क्यू, लाइन बनाएंगे बेस्ड ऑन हाइट। ये हाइट क्या है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। What is height? Height is your basically easily observable characteristics. तो ये यूज करके इनको सेग्रीगेट किया जाता है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। कैटेगरी यहाँ एक सपोज लाइन बना रहा है तो हाइट वाइज लाइन बना दिया, तो ये या मार्क्स की बेसिस पे अगर क्लास को क्लासिफाई करता है, करना नहीं चाहिए बट ठीक है अगर करता है तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या है, मार्क्स जो है बच्चों को कन्वीनियंट कैटेगरीज में पास, फेल, वीक, गुड, ये हो गया। तो दिस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप अगर बोर्ड राइटिंग, जब बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो उसका डेफिनेशन लिख के प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी अभी आप नोटबुक में इसका डेफिनेशन एक बार लिख लो तो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। ये जो हम कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कैटेगरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसका साइंटिफिक टर्म क्या है? इस कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म है टैक्सा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन क्या है, सम कीवर्ड्स से आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प होता है। तब दीदी के साथ जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको पॉसिबल मिस्टेक्स के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि दीदी खुद पढ़ाते वक्त मिस्टेक करती है पर उसको सुधारती भी है। तो ऐसा आप खुद पॉसिबल मिस्टेक्स के बारे में सोच सकते हो एंड खुद को आप क्लियर भी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जब पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको साइड में लिख लिया करो, ठीक है। तो आप वो इधर आपके कोचिंग में पूछ सकते हो टीचर से या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस, ठीक है। ओके, अब मूविंग अहेड, तुम्हारे अगले पेज पे जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले क्लियर कर लेना है मेरे को। हाँ, इस पे आपको क्या, ये वाला बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो आप क्या याद रखोगे, क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच तुम्हारा जो कोई भी चीज हो, इट इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और ये जो कन्वीनियंट कैटेगरीज है हम इसको बोलते हैं टैक्सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, 3 पॉइंट्स हो गए। This external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. अरे वेट, ये मैंने क्या बोल दिया, दीदी ने क्या बोला? इट्स फाइन, मैंने साइड में ऑलरेडी लिख दिया है, अब बस हम इस पे ध्यान देते हैं। देखो इसमें यहाँ कीवर्ड क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज कीवर्ड है। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy.
अगर आप ये 2 पैरा एक बार पढ़ लेते हो, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसमें मैं इसको अलग से याद कैसे रखूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। तो अलग से आप कैसे याद रख सकते हैं? जो कीवर्ड है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, और यहाँ बेसिक टू टैक्सोनॉमी, दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इन दीज 2 पैरास। तो मैंने यहाँ लिख दिया टैक्सोनॉमी बेसिक्स क्या है एंड बेसिस क्या है। बेसिस यानी मॉडर्न, हम मॉडर्न हो इसके बारे में बात कर, बेसिस का मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस का बेसिस क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अगेन ये 2 पैरा ना बोर्ड आंसर राइटिंग और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसको आप इतने बार बोलो कि आप रट लो, ठीक है, लिख भी लो पॉइंट में। जैसे मैंने ये बॉक्सेस में जो भी लिखा है ना साइड में, ये आप अपने नोटबुक्स में एकदम इजी रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। फिर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की बेसिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये 3 टैक्सोनॉमी की बेसिक्स है, ठीक है। तो बेसिस एक अलग वर्ड है और बेसिक्स एक अलग वर्ड है। बेसिक्स, basis of modern taxonomical studies, which is these 4 पॉइंट। तो अगर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिस मुझे पूछा जाए तो मैं 4 पॉइंट बोलूंगी, 4 पॉइंट्स ये है। और अगर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए, मॉडर्न नहीं, तो 3 पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर। एकदम याद कर लो। आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था, नाम से पहचान और कैरेक्टर्स या डिस्क्राइब करके पहचान देना। क्लासिफिकेशन यानी कोई भी चीज को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब एक और चीज, ये घुमा फिरा के इवन मेरे टाइम पे एग्जाम में पूछा था एंड मैंने गलत किया था, ऑब्वियसली इसे मेरे को याद है। इसका मतलब ये नहीं आप गलत ही करोगे ताकि आपको याद रहे। दिस इज सेम, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। आपको ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम में पूछेंगे कि टैक्सोनॉमी समथिंग वेरी न्यू और एकदम मॉडर्न इन्वेंशन है। ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। पहले से इट इज न्यूज, ओनली पीपल ने टर्म नहीं दिया था टैक्सोनॉमी का, पर हमने इसको यूज किया था एकदम। तो human beings have always ये पैरा मैं पढ़ रही हूँ, human beings have always been interested in knowing more and more about the kind of organisms with reference to their use. Early days human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, shelter. Hence the earliest classifications was based on uses of various organisms. अच्छा, एक और चीज, जहां भी आपको hence word दिखे ना, I want you all to underline it अभी के अभी। स्टार्टिंग का मेरे को तो याद नहीं है एकदम स्टार्टिंग में क्या था, पर मुझे ये पेज पे बहुत ज्यादा दिख रहा है तो मैं हेंस वर्ड को अंडरलाइन करूंगी, ठीक है। बेस्ट मैं टिक मार्क दे देती, नहीं टिक मार्क, हाँ ठीक है, टिक मार्क ही हम देते हैं, टिक करते हैं, ठीक है। या चलो हार्ट दे देते हैं। यहाँ हेंस वर्ड यूज किया गया है, यहाँ भी हेंस वर्ड यूज किया गया है, यहाँ भी हेंस वर्ड है, ठीक है। तो ये 3 जगह में हेंस वर्ड दिया है। क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। Why is it important? Okay. तो बेसिकली अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये आप याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। क्यों? क्योंकि जो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे, दे बेसिकली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनको ये टर्म नहीं पता था टैक्सोनॉमी का, बट उन्होंने यूजेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। उसके बाद मूविंग टू योर अगला पेज। चाहिए हार्ट तो टिक नहीं रहा है, हार्ट चेंज होता जा रहा है, तो हम हार्ट को हटा देते हैं। नहीं हटा सकते हैं, हटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं।
हम नॉर्मल क्रॉस यूज करते हैं, हेंस ये भी हट ही जाएगा, ठीक है। आप आपके एंड से ना मार्क कर लो, अपने एंड से आप मार्क कर लेना, हेंस जहाँ भी लिखा है अंडरलाइन करना। विल गेट बैक टू दिस लेटर। देखो दे ऑल्सो बेसिकली ह्यूमन बींग्स ने रिलेशनशिप्स भी स्टडी की थी और ये टर्म को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा which means systematic arrangement of organisms. It means systematic arrangement of organisms. The word systema means systematic arrangement of organisms. And this is derived from a Latin word. ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए भी, तो आप बस याद रखोगे सिस्टमैटिक्स जो है ये क्या है, इसका लैटिन वर्ड ओरिजिन है। टैक्सोनॉमी बेसिकली ग्रीक वर्ड है, वो आई डोंट थिंक लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, मैं आई एम नॉट स्क्रोलिंग अप, आप बस लिख देना साइड में, जो टैक्सोनॉमी है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और सिस्टमैटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। Okay, you need to remember this point. Systematics has been derived from the Latin word and taxonomy has been derived from the Greek word. तो ये बहुत important MCQ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद Linnaeus used systema naturae, ये भी बहुत ही ज्यादा important है, मैं जितने बार बोलूँ उतना कम पड़ता है, इतना important है। सिस्टमा नेचर किसने बताया था? Linnaeus ने बताया था, ठीक है। सिस्टमा नेचर was given by Linnaeus. Systematics was derived from the Latin word. Taxonomy was derived from Greek word. Systematics, which was derived from Latin word, means systematic arrangement of organisms. अब एक और important चीज, इम्पोर्टेंट काफी सारे चीज है। देखो अगर आप ऐसे पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे, मेरे मार्किंग से पढ़ लोगे, तो आपको वो पैराग्राफ में काफी सारे इम्पोर्टेंट मार्किंग्स दिख जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक इम्पोर्टेंट मार्किंग एकदम कॉर्नर पेज में, एक एकदम एंड में, एक ही पैरा में आपको दिख जाए बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सिस्टमैटिक्स की बेसिक्स है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशंस। तो एक दूसरे के बीच में रिलेशन पढ़ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आपको जानना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशंस इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स। नाउ आई वांट यू टू रिकलेक्ट कि टैक्सोनॉमी में भी हमने ये सेम चीज पढ़ा था ऊपर, हमने टैक्सोनॉमी में भी ये सेम चीज पढ़ा था ऊपर। क्या पढ़ा था हमने टैक्सोनॉमी में? टैक्सोनॉमी की बेसिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक्स की क्या बेसिक्स है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड उसके साथ स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशंस व्हिच इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ कैरेक्टराइजेशन है, यहाँ क्लासिफिकेशन है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू के लिए। वो लोग ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि विच इज नॉट बेसिक टू सिस्टमैटिक्स और विच इज नॉट बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर इसका बेसिक है। सिस्टमैटिक्स का बेसिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन तो है, नॉमेनक्लेचर भी है। ये दो चीज आपको हर जगह में कॉमन दिखता है। अलग क्या है? सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन पे फोकस होता है rather than कैरेक्टराइजेशन, और उसके साथ एडिशनल सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशंस, ये आपको याद ही रखना है फाइलोजेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो हमने एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट देखा है। हमने इस पेज पे पढ़ा कि क्लासिफिकेशन का क्या डेफिनेशन है, फिर हमने देखा कि ग्रुप ये कैटेगरीज को टैक्सा बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बेसिस वर्ड से किसके लिए यूज होता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। सो बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर हमने देखा टैक्सोनॉमी का बेसिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर। फिर हमने पढ़ा सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड
कैरोलस लिनायस ने सिस्टमा नेचुरे बुक लिखा था। किसने? कैरोलस लिनायस ने। बेसिकली पूरे चैप्टर में एक ही साइंटिस्ट का नाम बताया गया है, कैरोलस लिनायस, और एकदम स्टार्टिंग में आपने अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ा था। तो सिस्टमैटिक्स इज ऑल ऑफ दिस, एंड इसका बेसिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, along with that we have classification, ठीक है, which makes it different from taxonomy, and in addition we have phylogenetics, which is the study of evolutionary relations। तो ये आप याद रखेंगे पूरे पेज को। और एक और चीज, टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है एंड सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड्स। तो ये सारे मैंने जो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाए, ताकि आपको वीडियो के बाद आप ब्रेक ले सको, और उस ब्रेक में आपका जो ब्रेन है वो रीवायर करके ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी याद रखेगा। ठीक है, ग्रेट।